हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 25 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा एग्जाम गुरुजी लर्निंग ऐप से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और ये आप गूगल प्ले स्टोर पर एग्जाम गुरुजी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि बिना जोखिम लिए उन्नति संभव नहीं है। जिंदगी में जिसको भी अपने उन्नति चाहिए, जिंदगी में जिसको भी अपने आगे बढ़ना है, उसे एक काम जरूर करना पड़ेगा, वो है रिस्क लेना। क्योंकि बिना रिस्क लिए आप बड़े फैसले नहीं ले सकते, और जब तक आप बड़े फैसले नहीं लेंगे तब तक आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आप वहीं पर रहेंगे जहां पर आज है। अगर जहां पर आज है उससे आगे आपको जाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिविजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि संसद ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कितने श्रम संहिता विधेयक पारित किए हैं? तो 3 श्रम संहिता विधेयक पारित किए गए हैं। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेज अभ्यास शुरू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ में। चौथा प्रश्न है कि डीआरडीओ ने कहाँ एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और ये अहमदनगर, महाराष्ट्र में। पांचवा प्रश्न, हाल ही में संसद ने किस राज्य के लिए आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित किया है? ये जम्मू कश्मीर के लिए पारित किया है। और छठा प्रश्न है, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, बिल्किस बानो, सुंदर पिचाई और रविंद्र गुप्ता। तो ये लोग हैं जिनको शामिल किया गया है। सातवां प्रश्न है कि किसके द्वारा लिखित वॉइस ऑफ डिसेंस नामक नई पुस्तक का विमोचन अक्टूबर में किया जाएगा? तो ये पुस्तक जो है इतिहासकार रोमिला थापर की है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में सुरेश अंगड़ी का कोरोना के कारण निधन हो गया है, वे किस मंत्रालय के मंत्री थे? तो ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। नवा प्रश्न है कि मराठी एवं हिंदी फिल्मों की किस मशहूर अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो इनका नाम था आशा लता बावगांवकर। और 10वां प्रश्न है कि कहाँ के निवासी खुशी को यूएनईपी द्वारा भारत का ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है? और ये सूरत, गुजरात के निवासी हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसने उम्र के अनुसार फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है? और इसका शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा फिट इंडिया अभियान की जो पहली वर्षगांठ के उसके अवसर पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त जो है फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले साल यानी कि 2019 में शुरू की गई थी, और ये इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। मोदी जी ने इस अवसर पर आयोजित जो फिट इंडिया संवाद था उसमें कई सारे खेल की हस्ती से जुड़े हुए लोगों को उसमें शामिल किया, जैसे विराट कोहली से बात की, कई सारे और फिटनेस विशेषज्ञ उनसे बात की, मिलिंद सोमन से बात की। तो कई सारे लोगों से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने चर्चा की है। और इसमें एक मंत्र दिया गया है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 सितंबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये 2020 को 24 सितंबर को मनाया गया। और विश्व समुद्री दिवस 2020 का जो विषय है वो सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानेट रखी गई है। अब ये जो विषय रखा गया है ये नौवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के लिए अवसर प्रदान करेगा, जो बताएगा कि किए गए काम और एक स्थायी भविष्य के लिए आगे की योजना दोनों के लिए आवश्यक कदमों को प्रतिबंधित करता है। यानी कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेनेट को बचाना पड़ेगा, इसको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, और उसी के लिए हमें चीज़ों को समुद्र के हिसाब से करना पड़ेगा। बात करेंगे अब हम तीसरे प्रश्न की कि G4 देशों का लक्ष्य क्या है? तो G4 देशों का जो लक्ष्य है वह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। अब G4 देश कौन कौन से हैं और इनके लक्ष्य के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो G4 देश 4 हैं, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान। इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लेकर और इस संगठन के निर्णायक निकाय जो हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के लिए जो निर्णय लेने वाले निकाय हैं,
उनमें वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन करने की या उनको और विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यहाँ पर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें स्थायी सदस्यता ये G4 देश चाहते हैं। विदेश मंत्री भारत के जो थे एस जयशंकर और ब्राजील, जापान और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान ये वर्चुअल बैठक की है। याद रखिएगा, इस बार का जो सत्र है वो महासभा का सत्र ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ऑनलाइन ही इसको संबोधित किया गया। G4 देशों के जो चारों विदेश मंत्री हैं इसमें सुधारने के बाद बनने वाली नई सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने में एक दूसरे की दावेदारी के समर्थन की बात दोहराई है। याद रखिएगा, ये अभी केवल स्थायी सदस्य जो हैं यूएनएससी के अंदर 5 हैं। USA यानी कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और चाइना, ये वो देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के जीते हुए देशों की तरफ थे या जीतने वाले देशों में थे। अब ये 5 देश वर्तमान में सदस्य हैं। अब इनमें कौन कौन से और 4 देश चाहते हैं स्थायी सदस्यता, तो भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान। बात करेंगे G4 देशों की, तो ये ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान का समूह है और जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की बात होगी कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसका आयोजन जनवरी 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जनवरी 2021 में गोवा में होना है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये अगले साल होगा, यानी 2021 में 16 से लेकर 24 जनवरी के बीच में गोवा में इसका आयोजन होगा। इससे पहले इसका आयोजन कब होना था? तो 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन अब इसके आयोजन के समय को बढ़ाया गया है और इसका आयोजन जो है वर्चुअल और फिजिकल फॉर्मेट में किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि गोवा ही वो जगह है जहाँ पर हर साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन होता है। बात 5वें प्रश्न की होगी कि भारत का कब तक देश से क्षय रोग यानी कि टीबी खत्म करने का लक्ष्य है? तो ये जो लक्ष्य रखा है भारत ने 2025 का, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत का 2025 तक देश से क्षय रोग यानी कि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है भारत ने, और जो सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको SDG कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उन लक्ष्यों में टीबी को समाप्त करने की जो समय सीमा रखी गई 2030 रखी गई, लेकिन भारत ने इसको अपने लिए 2025 तय किया है। बात 6वें प्रश्न की होगी कि संयुक्त राष्ट्र और कौन सा देश देश जो है 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे और इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र के साथ में मिलकर ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन जो है ऐतिहासिक जो पेरिस समझौता हुआ था उसकी 5वीं वर्षगांठ पर, पेरिस समझौता हुआ था याद रखिएगा, वो 2015 में हुआ था और उसकी 5वीं वर्षगांठ यानी कि 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। और इस शिखर सम्मेलन में देश की सरकारों को भी निमंत्रण दिया गया है और कहा गया है कि वे जलवायु कार्य योजनाओं के लक्ष्यों को प्रस्तुत करें, यानी उन देशों ने जलवायु को बचाने के लिए कौन कौन सी कार्य योजनाएं बनाई हैं। इस शिखर बैठक में नवंबर 2021 में होने वाला है ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसकी भूमिका तैयार होगी, यानी उसमें कौन कौन से विषय होंगे उन सब के ऊपर चर्चा होगी। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लासगो में नवंबर 2021 में किस सम्मेलन का आयोजन होगा, तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। बात संयुक्त राष्ट्र की और ब्रिटेन की करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में जो कि अमेरिका में स्थित है। स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर को 1945 को। महासचिव एंटोनियो गुटेरस है और सदस्य देशों की संख्या 193 है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ की राजधानी लंदन है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए मैप में मैं आपको अब ब्रिटेन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में, या कहा जाए उत्तर पश्चिम में, और ये आपको दिखाई दे रहा है यूरोप। यूरोप में आप देखेंगे ये जो जगह है, ये जो देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम का ये जो द्वीप है, क्योंकि चारों ये एक द्वीपीय देश है, राइट, तो ये द्वीप है, इस द्वीप को ब्रिटेन कहा जाता है। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, इस पर थोड़ा सा और ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये जो हिस्सा है इस द्वीप का नाम ब्रिटेन है। इसके अंदर 4 देश है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 देश है एक्चुअल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा है, ये कहलाता है स्कॉटलैंड, जिसकी राजधानी आप ग्लासगो यहाँ पर देख पाएंगे।
इस तरफ का हिस्सा जो आपको कहलाता है नीचे का, ये इंग्लैंड कहलाता है जिसकी राजधानी लंदन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये उत्तरी आयरलैंड है, राइट। और इधर एक छोटा सा देश है, इसका नाम है वेल्स। तो ये चारों देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत या ब्रिटेन जो है वो एक भौगोलिक भाग है और उसमें 3 देश शामिल हैं, 3 देशों की ज़मीन शामिल है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इधर देखेंगे तो इंग्लैंड। तो इन तीनों देशों पर, ये तीनों देश जहाँ स्थित हैं उस ज़मीन को ब्रिटेन कहा जाता है और उसमें अगर हम इस उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ दें तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। आसपास देश देखेंगे तो इस तरफ आयरलैंड है और नीचे की तरफ फ्रांस है, और फ्रांस और इंग्लैंड या फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ही इंग्लिश चैनल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां है कि राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो राफेल जो विमान आया है इसकी पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो शिवांगी सिंह लड़ाकू विमान राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी हैं और ये हैदराबाद में भी ट्रेनिंग ले रही हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग-21 की फाइटर पायलट है और मिग-21 को रिप्लेस करने वाला है राफेल, और ये राफेल की फाइटर पायलट होंगी, पहली महिला फाइटर पायलट। 10 सितंबर 2020 को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत आई थी और भारत में जो हरियाणा का अंबाला एयरबेस है यहाँ पर ये औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में इनको शामिल किया गया था। अब बात पिछले करंट अफेयर में कुछ पहली महिलाओं की करें तो 15 सितंबर के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि सिटी ग्रुप ने जैन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है और इस वैश्विक बैंक की ये पहली महिला सीईओ होंगी। दूसरा, 4 सितंबर के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एस वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। बात 8वें प्रश्न की होगी कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत इसमें जो है वो 89वें स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो वैश्विक जोखिम सूचकांक यानी कि WRI वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 भारत में इसमें 181 देशों की सूची में 89वें यानी 89वें स्थान पर है और इसकी गणना की गई है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान यानी कि UN यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा इसकी गणना की गई है। अब इसमें भारत के अलावा श्रीलंका, भूटान और मालदीव ऐसे 3 देश हैं जो चरम आपदाओं से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं में भारत से बेहतर प्रदर्शन इन्होंने किया है। अब ये क्लाइमेट चेंज में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है उससे जोखिम के बारे में है कि उससे जोखिम से कौन अच्छे ढंग से निपट सकता है। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओशियन जो कंट्रीज़ हैं, ओशिनियाई जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो कंट्रीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा जोखिम में रखा गया है। बात करें भारत के स्कोर की तो पहले तो जो 52.73 से ऊपर के स्कोर वाले देश हैं वो बहुत ज़्यादा खतराओं, जो प्राकृतिक आपदाओं के अनुकूल उनकी जो क्षमताएं हैं उसमें उनकी बहुत ख़राब स्थिति है और भारत का स्कोर इसी कैटेगरी में आता है 78.15। बात करेंगे पिछले करंट अफेयर में दूसरे सूचकांकों की। तो 20 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर है। वहीं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 स्थान नीचे खिसककर 105वें स्थान पर आ गया है। ये 12 सितंबर को मैंने आपको बताया था। 3 सितंबर को आपको बताया था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 48वें स्थान पर, पहली बार है भारत जब इसमें टॉप 50 में शामिल हुआ है। बात 9वें प्रश्न की होगी कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, और ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। तो मेडिकल, IIT JEE वगैरह की तैयारी करवाने वाला ऑनलाइन संस्थान है आकाश। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाला संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, इसने क्रिकेटर युवराज सिंह इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो है युवराज सिंह कंपनी यानी कि जो आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड है इसके अलग अलग ब्रांडों का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके जो अलग अलग ब्रांड हैं वो हैं आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश IIT JEE, आकाश डिजिटल और मेरिट नेशन। आकाश के चेहरे के रूप में जो युवराज सिंह है वो आकाश डिजिटल के नवीनतम ओमनी चैनल कैंपेन सक्सेस इज वेटिंग, इसका अगुवाई करेंगे। बात दूसरे करंट अफेयर में मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को
ब्रांड एम्बेसडर की करें तो 20 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके अलावा 7 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि बजाज आलियांज लाइफ ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और आयुष्मान खुराना को ही यूनिसेफ ने, आप याद रखेंगे, यूनिसेफ के द्वारा क्या बनाया गया है, अपना एडवोकेट नियुक्त किया गया है बच्चों के लिए। वहीं 20 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स आईबियर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात 10वें प्रश्न की होगी कि किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जॉन्स का मुंबई में निधन हो गया है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी डीन जॉन्स, इनका 24 सितंबर को मुंबई में देहांत हो गया और इस समय वे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की कमेंट्री टीम के साथ मुंबई में थे। डीन मैरीवन जॉन्स की बात करें तो 1987 विश्व कप जीतने वाली जो ऑस्ट्रेलिया टीम थे उसके ये सदस्य थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैचेस और 164 एक दिवसीय क्रिकेट मैचेस खेले थे। अब बढ़ेंगे आगे, बात होगी कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किन्हें निर्वाचित किया गया है, और ये निर्वाचित किए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जिन्होंने उत्तर सही दिया उनको बधाई, जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन कृपया उत्तर जरूर दें। आगे बढ़ने उससे पहले मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए प्रिंटेड नोट्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है। इसके अलावा एमपीजी की सिर्फ अगर आपको बुकलेट चाहिए तो ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एमपीपीएससी के लिए फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आज का सवाल है हमारा कि किस प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी की है, और कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।